नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी सबसे अलग, आंखों देखा हाल, आई विटनेस वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि मैं आज की कहानी आपको सुनाऊं, आज की खबर आपको सुनाऊं, आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसे शेयर भी कर लीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ ही ऐसी है जो मिल बांट कर ही देखी जाए, सुनी जाए तो इसका मज़ा आता है। आज मैं आपको ऐसी खबर के बारे में इत्तला देना चाहता हूं जिसके बारे में न मुख्य धारा का मीडिया कुछ कह रहा है, न हमारा सोशल मीडिया कुछ कह रहा है। सारे के सारे लोग उलझे हुए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ से जो तबाही हो रही है उसको लेकर के। अभी तक आपने देखा जो हमारा पहाड़ी इलाका था, वहाँ उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर तबाही हो रही थी। पिछले दिनों पंजाब, जो हरा भरा पंजाब था हमारा, जो उड़ता हुआ पंजाब था, वो पानी से तबाह हो गया है। 1300 से ज़्यादा गांव बर्बाद हो गए हैं, जलमग्न है, 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बीच एक और खबर है, वो खबर और ज़्यादा चौंकाने वाली है। वो खबर ये है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में जो 7वां अजूबा कहा जाता है, ताजमहल, ताजमहल भी अतिवृष्टि की वजह से खतरे में है। ताजमहल को जो खतरा यमुना में आई बाढ़ की वजह से हुआ है, उसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा खबरें प्रकाश में नहीं आई हैं। लेकिन जो हमारे आगरा में सूत्र हैं वो कहते हैं कि अगर आप आगरा आकर के ताजमहल के दीदार करने की योजना बना रहे हैं तो उसे मुलतवी कर दीजिए। एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी थी। ये जो मोहब्बत की निशानी है ये खतरे में पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि जो जमुना नदी है उसमें सिंचाई विभाग जो होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, उसने हथनी कुंड से और गोकुल बैराज से इफरात में पानी छोड़ दिया। इफरात में पानी कितना छोड़ दिया आप कहेंगे? हथनी कुंड से 2.50 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ दिया गया, और जो गोकुल कुंड है उससे भी कोई 1.22 लाख क्यूसिक पानी अतिरिक्त जब छोड़ा गया तो यमुना गुस्से से उफन पड़ी। और यमुना पर जो पुल बना है, जो खतरे का निशान जहां लगा रहता है, उस खतरे के निशान को पार कर गई है और उस खतरे के निशान से 3-3.5 फीट ऊपर बह रही है। और इस वजह से क्या हुआ है कि आधे से ज़्यादा आगरा जलमग्न है। आगरा का जो मशहूर दयाल बाग इलाका है, जो बल्केश्वर वाला इलाका है, पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। 4 दर्जन से ज़्यादा बस्तियों में त्राही त्राही मची हुई है। और स्थिति ये हो गई है कि जो जमुना का पानी है इस समय खतरे का जो निशान था 498.3 फीट, उससे भी 3.5 फीट ऊपर बह रहा है। यानी अब तो भगवान ही मालिक है आगरा का। और आगरा में बनी जो हमारी मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, उसका ताजमहल अभी डूबा नहीं है, लेकिन ताजमहल डूबने के कगार पर है। अगर यमुना ने अपना कोप शांत नहीं किया आने वाले 20, 25, 24 घंटों में, तो फिर ताजमहल की नींवें भी सील सकती हैं, हिल सकती हैं, ढीली हो सकती हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। पिछले 500 सालों में ताजमहल ने तमाम यमुना को उफलते देखा है, लेकिन हर बार यमुना जो है वो ताज से हार जाती है। क्योंकि ताज कुल मिलाकर के एक मोहब्बत की निशानी है, भले ही उसको लेकर के तमाम तरह के किस्से हैं। आपको मालूम है कि ताजमहल जो है 1631 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट हुआ करते थे शाहजहां, उनकी पत्नी थी मुमताज़ बेगम। उनकी मृत्यु के बाद 1631 में उनकी मृत्यु हो गई, तो 1632 में आगरा में जाकर के यमुना के किनारे शहंशाह ताजमहल ने ये एक मकबरा, एक स्मृति बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि मुमताज़ बेगम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनका निधन हुआ था, वहाँ भी उनका समाधि थी, मकबरा था। लेकिन बाद में जब ये एक अजूबा, दुनिया का 7वां अजूबा बनाया गया ताजमहल शहंशाह की ओर से, शहंशाह शाहजहां की ओर से, तो फिर बाद में उनका जो पार्थिव देह थी उसको ला करके बुरहानपुर से आगरा में इस ताजमहल के नीचे दफन की गई। और कहते हैं कि इसी ताजमहल में मुमताज़ महल की जो कब्र है उसी के बगल में
शहंशाह शाहजहां की भी कब्र है। तो इस ताजमहल को देखने सारी दुनिया से लोग आते हैं। ये ताजमहल 1-2 साल में नहीं बना, 1632 में बनना शुरू हुआ, और कहते हैं जो आंकड़े बताते हैं कि ये 1648 में पूरा हुआ, लेकिन बाकी का कामकाज भी इसमें चलता रहा और 1653 तक ये काम मुकम्मल हो पाया। बड़ा खूबसूरत है, 4 इसमें मीनारें हैं, एक बड़ा गुंबद है, सफ़ेद संगमरमर से पूरा बना हुआ है। क्या गजब की नक्काशी है। उर्दू फारसी में तमाम तरह की आयतें लिखी हैं और मोहब्बत के फसाने उस पर लिखे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो ताजमहल है ये हर आपदा से जूझता आया है। अभी तक आप देखिए, कोई तड़ित चालक, कोई तूफान, कोई बाढ़ इस ताजमहल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत से जूझना बहुत आसान नहीं है, न प्रकृति के लिए न इंसान के लिए। जो लोग मोहब्बत के खिलाफ काम कर रहे हैं, राजनीति में हैं या समाज में है, उनको आप भूल जाइए। इस समय मैं बात सिर्फ और सिर्फ आगरा की कर रहा हूँ और आगरा के ताजमहल की कर रहा हूँ। आगरा में ताजमहल का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अलावा आगरा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हर भारतवासी के लिए। दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई पर्यटक, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आता है तो वो ताजमहल के दीदार जरूर करना चाहता है। लेकिन इन दिनों जो यमुना रूठी हुई है, जो खतरे के निशान से ऊपर जा रही है, उसने ताजमहल के वजूद के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी दिन रात यमुना के तेवरों पर नज़र रखे हुए हैं और वो सारे एहतियाती प्रबंध करने की उन्होंने के लिए कमर कस ली है, जो कि ताजमहल को बचाने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। अब ताजमहल को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि ताजमहल अब एक शिनाख्त है हिंदुस्तान की। भले ही वो मुग़ल शासक ने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई, लेकिन उसमें एक मिश्रित संस्कृति है, उसमें फ़ारसी भी है, उसमें हिंदुस्तानी स्थापत्य भी है, उसमें और तुर्की का, जहाँ जहाँ का उनको स्थापत्य के नमूने मिले वो उस ताजमहल में शामिल किए गए। उस्ताद अहमद लाहौरी नाम के जो वास्तुविद थे, ऐसा कहते हैं। अब मेरे पास तो कोई साक्ष्य नहीं, मैं भी आपकी तरह पढ़ लिख करके थोड़ा शोध कर करके आपको बता रहा हूँ। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस ताजमहल का नक्शा बनाया था और उनका ये नक्शा अजर अमर हो जाएगा। ये कभी न तो शहंशाह ने सोचा होगा, हमारे मुमताज महल के जो पतिदेव थे, खाविंद साहब थे, मुगल सम्राट जो शाहजहां, उनने सोचा होगा, ना उस्ताद अहमद लाहौरी ने सोचा होगा कि ये जो वो बना रहे हैं, मुजम्मा बना रहे हैं, जो ये एक इमारत बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया में मोहब्बत के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। हो गई, और वो ये कमा के भी दे रही है। अब तो भारत सरकार को हर साल ये कमा के देती है। कितना कमा के देती है मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको ChatGPT पे जाना पड़ेगा या फिर ASI की साइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दीदार करने के लिए, इस इमारत के दीदार करने के लिए 12 महीने, सर्दी, गर्मी, बरसात, लोग कतार लगाए खड़े रहते हैं। और उस ताजमहल के सामने बैठ कर के, एक बेंच बनी हुई है संगमरमर की, उस पर बैठ कर के अपना तस्वीर खिंचवाने के लिए मरे जाते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर घर में नहीं तो हर दूसरे घर में ताजमहल के सामने बैठे प्रेमी प्रेमिकाओं की, पति पत्नी की और रिश्तेदारों की, सबकी एक न एक तस्वीर जरूर होगी। अगर दुनिया में आदमी ने, हिंदुस्तान के आदमी ने हिंदुस्तान के बाहर जाने का उसे मौका नहीं मिला, उसने चीन की दीवार नहीं देखी, उसने जो हमारा एफिल टावर नहीं देखा, उसने जो झुकी हुई मीनार है वो नहीं देखी, लेकिन उसने ताजमहल जरूर देखा होगा। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, यानी अडानी अंबानी से भी बड़ा कोई अमीर हिंदुस्तान में अगर होता होगा तो वो भी एक मर्तबा ताजमहल जरूर आया होगा। क्योंकि ताजमहल खींचता है, बुलाता है। मोहब्बत में जो एक खुशबू होती है
वो अभी तक 1631-32 में बनने वाला जो इमारत है वो आज 2025 में भी आपको आकर्षित कर रही है और आज उसी के वजूद पर खतरा है, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि उसकी भी चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ताजमहल को कोई खतरा, किसी भी तरह का खतरा होता है, तो ये हमारी भारतीय पहचान के लिए खतरा है, भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है, भारतीय स्थापत्य के लिए खतरा है, और जो आगरा की अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आगरा में दूसरे तमाम सारे उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग है, जूता उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, पत्थर उद्योग है, लेकिन जो ताजमहल है वो उसके केंद्र में है। ताजमहल के नमूने लकड़ी के, पत्थर के, संगमरमर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, हर तरह के पर्यटकों को बेचे जाते हैं। ताजमहल के एक ब्रांड हो गया ताजमहल। आपने चाय देखा होगा, चाय एक ताज ब्रांड चाय आती थी। हमारे जो उस्ताद थे ना, वो तबले वाले उस्ताद अहमद, क्या मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, वो जो कहते वाह ताज बात, यानी ताज के लिए दुनिया में हर कोई चिंतित होगा आज की तारीख में। क्योंकि यमुना के जो तेवर हैं वो बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये जो खतरा है ये मनुष्य जनित है। आगरा के हमारे मित्र बता रहे हैं कि आगरा में अलग अलग तरह के 40 नाले हैं, लेकिन यमुना में इतनी गंदगी भर दी गई है कि जो अतिरिक्त पानी हथनी से, कुंड से और गोकुल बैराज से छोड़ा गया है, इसकी वजह से जो 40 नाले थे जो यमुना में जाकर मिलते थे, अब वो वाटर बैक कर रहे हैं, वो पानी को अंदर शहर में फेंक रहे हैं। यानी शहर का जो जल है, जो पानी बरसात से भरा हुआ जल है, वो यमुना में नहीं जा रहा है, बल्कि यमुना से वापस शहर में आ रहा है। इससे पूरे शहर में खलबली मची है, यातायात प्रभावित है, पर्यटन उद्योग प्रभावित है, होटल प्रभावित हैं। जो रोज केवल ताजमहल के सहारे अपनी रोजी रोटी कमाते थे वो लोग प्रभावित हैं। लेकिन अभी तक इस ताजमहल को, राष्ट्र की सुरक्षा को राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं माना गया है, क्योंकि राष्ट्रीय चिंता के विषय तो दूसरे हैं और उन पर मैं अभी जाऊंगा नहीं। अगर जाऊंगा तो फिर मैं अपनी मुख्य धारा से हट जाऊंगा। मुझे तो याद है जब मैं ताजमहल गया था बचपन में, और बचपन के बाद शादी में के बाद, तो मैं देखता था कि वहाँ एक बड़ा शब्द प्रचलित था, चांदनी रात में चमकी चमकी चमकी, और उस पर बाद में शैल चतुर्वेदी ने एक कविता भी लिखी थी। तो यहाँ का जो संगमरमर है, जो सूरज की रोशनी के हिसाब से इसका रंग बदलता है। कहते हैं कि ये रात को सुनहरे रंग का हो जाता है, हल्का पीला सुनहरा हो जाता है, और बाद में दिन में जो होता है कभी गुलाबी दिखता है, कभी सफ़ेद दिखता है। रिफ्लेक्शन, सूरज की किरणों का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे इस ताज की खूबसूरती वाबस्ता है। और ऊपर वाले से आपको, मुझको, पूरे हिंदुस्तान को दुआ करनी चाहिए कि यमुना के गुस्से से ये जो ताजमहल है ये प्रभावित नहीं होगा और भगवान इसको बचा लेगा। क्योंकि ख़ास बात आपको और एक बताना मैं भूल गया, जो मैंने कहीं पढ़ी है, कि इस ताजमहल की नींव में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और वो इसलिए कि लकड़ी यमुना के पानी से हमेशा गीली होती रहे और ताजमहल की नमी बरकरार बनी रहे, उसके पत्थरों को कोई नुकसान नहीं हो। ये टेक्निक तब 1632 में हमारे स्थापत्य कलाकारों ने बना ली थी। हालांकि ताजमहल को लेकर हमारे साहित्य में कई धाराएं हैं। शकील बदायूं ने कुछ कहा, तो साहिर लुधियानवी ने कुछ कहा, किसी ने उसे मोहब्बत की निशानी कहा, तो किसी ने उसे सामंतवाद का प्रतीक कहा। कहते हैं कि 20,000 ऐसे किस्से हैं, प्रमाण तो नहीं है। तो ताजमहल बनाने में जो मजदूर लगे थे, जो कारीगर लगे थे, 20,000, उनके बाद में शहंशाह ने, जो हमारे मुमताज़ महल के पतिदेव थे शाहजहां साहब, उनने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन मैं इस तरह की किंवदंतियों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि कोई भी कितना भी नृशंस हो, लेकिन 20,000 लोगों के हाथ कटवाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ठीक है, कहानियाँ अपनी जगह हैं, ताजमहल अपनी जगह है। तो आज की सबसे बड़ी चिंता ताजमहल है। अगर आपके पास ज़रा भी वक्त है, फुर्सत है, तो आप इस ताजमहल की पुरानी तस्वीरें जो आपके घर में पड़ी हैं उन्हें उठाकर देख लीजिए, और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हमारा ये ताजमहल
हमेशा हमेशा महफूज रहे, न इसे आंधी नुकसान पहुंचाए, न इसे तूफान नुकसान पहुंचाए, न इसे तड़क ऊपर से जो आसमानी बिजली होती है वो नुकसान पहुंचाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से वही अपील, अगर आपको ये पसंद आया हो आज का अंक तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।